ये कहानी है स्कॉटलैंड के एक बिल्कुल वीरान सुनसान आइलैंड की, फ्लैनन इसलेस, जिसे द सेवन हंटर्स भी कहते हैं। ये आइल ऑफ लुईस से कुछ 21 मील के दूरी पे स्थित है। ये कोई फ्लैट खूबसूरत आइलैंड नहीं है, रादर ये तूफानी नॉर्थ अटलांटिक समंदर से सीधे उठने वाली चट्टानों का एक ग्रुप है। इस आइलैंड की शोहरत हमेशा से ही थोड़ी डरावनी रही है। इसका नाम 6th सेंचुरी के एक प्रीस्ट सैंट फ्लैनन के नाम पे पड़ा, जिन्होंने यहाँ एक छोटा सा चैपल बनाया था। उस चैपल की खंडर आज भी मौजूद है, लेकिन सदियों से स्थानीय मछुआरे इस आइलैंड से दूर ही रहते हैं। वो लोग कहते हैं कि यहाँ वी फोग यानी कि छोटे प्राणी हैं, साथ ही कुछ वेंजफुल स्पिरिट्स भी हैं, और ये स्पिरिट्स लोगों को समुद्र में खींच लेती हैं। 1895 के दौरान इस आइलैंड पे लाइट हाउस बनाने का काम शुरू हुआ और 1899 में ये लाइट हाउस तैयार भी हो गया। लेकिन इसके पहली बार जलने के लगभग ठीक 1 साल बाद ही ये एक ऐसे रहस्य का मरकज बन गया जिसे आज तक कोई पूरी तरह सुलझा नहीं पाया है। बेसिकली यहाँ जो 3 लाइट हाउस कीपर्स थे वो तीनों गायब हो गए। दिसंबर 1900 में इस आइलैंड पे 3 लोग ड्यूटी पे थे। उनका काम था उस तूफानी समंदर में जहाजों को रास्ता दिखाना। ये लोग थे जेम्स ड्यूकट, जो कि यहाँ का प्रिंसिपल कीपर था यानी कि हेड कीपर, और उसकी उम्र थी 43। देन थॉमस मार्शल, वो सेकंड असिस्टेंट कीपर था और वो 28 साल का एक नौजवान था। एंड फाइनली डोनाल्ड मैकर्थर, वो एक ओकेजनल कीपर था यानी एक सब्स्टिट्यूट। 40 साल का मैकर्थर वहां फर्स्ट असिस्टेंट कीपर विलियम रॉस की जगह ड्यूटी दे रहा था, जो कि बीमार थे। इन लोगों की जिंदगी बहुत कठिन थी। वो हफ्ते हफ्ते भर चट्टान पे अकेले रहते थे। इनकी राशन पानी और चिट्ठियां हेस्पेरस नाम के एक सप्लाई जहाज से आती थी, लेकिन वो भी तब जब समंदर शांत हो। अब मैकर्थर, जो कि यहाँ का ओकेजनल कीपर था, उसके बारे में मैं बता दूं कि भले वो एक बहुत ही ज्यादा अनुभवी समुद्री आदमी था, लेकिन वो जाना जाता था अपने गुस्से के लिए, अपने गर्म मिजाज के लिए। लाइट हाउस चलाने वाली संस्था नॉर्दर्न लाइट हाउस बोर्ड की नियम बहुत सख्त थे। एक गोल्डन रूल था जिसे कभी तोड़ा नहीं जा सकता था, एंड द रूल वाज, चाहे कुछ भी हो जाए, एक आदमी हमेशा लाइट हाउस की बत्ती के पास अपनी पोस्ट पर रहेगा। लाइट हाउस को एक पल के लिए भी अनअटेंडेड नहीं छोड़ा जा सकता था। लेकिन जो हुआ उसने साबित कर दिया कि ये नियम टूटा था। तीनों के तीनों आदमी गायब हो गए। अब पूरा रहस्य इस सवाल पर टिका है कि आखिर उस दिन एलन मोड़ पे ऐसा क्या हुआ, इतना जरूरी, इतना अचानक या इतना डरावना, कि 3 अनुभवी कीपर्स अपनी पोस्ट छोड़कर, नियम तोड़कर एक साथ बाहर चले गए। जांच पड़ताल से पता चलता है कि असली लॉगबुक में सब कुछ नॉर्मल था। लॉगबुक में आखिरी लिखी हुई एंट्री 13 दिसंबर की थी, बट देन कुछ और रीसेंट जानकारी एक स्लेट पे मिली। देखो, कीपर्स दिन भर काम और मौसम का हाल एक स्लेट पे लिखते थे, जिसके बाद उसे लॉगबुक में कॉपी किया जाता था। इस स्लेट पर 14 दिसंबर के काम का विवरण था और सैटरडे 15 दिसंबर की सुबह 9 बजे के रूटीन नोट्स थे, जैसे बैरोमीटर और थर्मोमीटर की रीडिंग्स, हवा की दिशा, लाइट हाउस की बत्ती बुझाने का समय एंड ऑल दैट। आखिरी एंट्री हेड कीपर ड्यूकैट की थी। इससे एक बात साफ हो जाता है कि 15 दिसंबर की सुबह तक सब कुछ नॉर्मल था। कीपर्स ने अपना काम पूरा कर लिया था और इसका मतलब जो भी हादसा हुआ वो 15 दिसंबर के दोपहर या उसके बाद ही हुआ होगा। अब भले हादसा 15 दिसंबर को हुआ, लेकिन इसके बारे में पता चला 26 दिसंबर को। जी हम 11 दिन बाद। अब ऐसा क्यों हुआ? वेल, यहाँ लोगों से कुछ गलतियां हुई। 15 दिसंबर की रात आर्कटर नाम का एक स्टीम जहाज वहां से गुजरा। उसके कप्तान कैप्टन होलमैन ने देखा कि लाइट हाउस की बत्ती बंद थी। कैप्टन होलमैन ने पोर्ट पहुंचकर इसकी रिपोर्ट अपनी शिपिंग लाइन सीएलएस को दी, लेकिन सीएलएस ये जरूरी खबर नॉर्दर्न लाइट हाउस बोर्ड को बताई ही नहीं। ये एक बहुत बड़ी लापरवाही थी। देन लुईस आइलैंड पे एनएलबी का एक ओकेजनल कीपर था जिसका काम ही ये था कि वो फ्लैनन लाइट पे नजर रखे, लेकिन उसने भी नहीं देखा कि बत्ती बंद थी। नाउ रिलीफ जहाज हेस्पेरस को 20 दिसंबर पे इस जगह पे आना था, लेकिन असली समुद्री तूफानों के कारण वो जहाज लेट हो गया और वो पहुंचा 26 दिसंबर तक, यानी 11 दिनों के बाद पता चलता है कि इस लाइट हाउस पे कोई नहीं था। आखिरकार 26 दिसंबर 1900 की दोपहर को रिलीफ जहाज हेस्पेरस एलन मोड़ पहुंचा, मतलब कि ये लाइट हाउस या आइलैंड। जहाज का कप्तान जिम हार्वी को तुरंत अंदाजा हो गया कि कुछ बहुत गड़बड़ है। देखो, जब भी रिलीफ जहाज आता है तो लाइट हाउस पे एक झंडा लहराया जाता है। वो झंडा नहीं था। सामान उतारने की जगह बिल्कुल खाली थी और कैप्टन हार्वी ने जहाज का विसल बजाया और एक सिग्नल फ्लेयर भी दागा। इसका भी कोई जवाब नहीं आया और ऐसे में ये लोग आइलैंड पे तहकीकात करने आते हैं। वहां मूर आइलैंड पे आते हैं। उन्हें अपने साथियों से मिलने की उम्मीद थी। वो लाइट हाउस तक की 160 पथरीली सीढ़ियां चढ़ते हैं, लेकिन वो पाते हैं कि आइलैंड का मेन एंट्रेंस गेट बंद था। लाइट हाउस के बाहरी दरवाजे भी बंद थे और जब वो अंदर गया तो पूरा स्टेशन खाली पड़ा था। ये देखते ही मूर के होश उड़ गए। वो भागकर वापस नाव तक आया और हेस्पेरस को ये खौफनाक खबर दी। कैप्टन हार्वी ने तुरंत एनएलबी हेडक्वार्टर्स को एक टेलीग्राम भेजा, जो कि घटना का सबसे पहला ऑफिशियल रिकॉर्ड बना। उस टेलीग्राम में लिखा था, अ ड्रेडफुल एक्सीडेंट हैज हैपेंड एट फ्लैनन्स। इसके बाद जो हुआ वो और भी डरावना था। देखो, लाइट हाउस की बत्ती जलाना जरूरी थी, तो ऐसे में जोसेफ मूरे को 3 और वॉलंटियर्स के साथ वापस उस आइलैंड पे भेजा गया। उन 4 लोगों को उस रात और अगली कई रातों तक उसी लाइट हाउस में रहना पड़ा, ये जानते हुए कि पिछले 3 लोग वहां से हवा में गायब हो चुके हैं। अब उन्होंने जो लाइट हाउस में देखा वो चीजें
चीजें कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। सबसे पहली चीज कि किचन की आग कुछ दिनों से नहीं जली थी, बर्तन वगैरह धो के रखे हुए थे, यानी कि पूरा किचन जो था वो साफ सुथरा था। वहाँ के बिस्तर खाली थे और किचन की दीवार पे लगी जो घड़ी थी वो बंद पड़ चुकी थी। इस साफ सुथरी किचन का मतलब साफ था कि एक जो क्लेम किया जाता है कि वहाँ बिना खाया हुआ खाना परोसा हुआ था, ये बात गलत है, क्योंकि 15 दिसंबर को जो कीपर्स रहे होंगे उन्होंने अपना मील लिया था, यानी लंच खाए थे, फिर उन्होंने बर्तन साफ किया और जो कुछ भी इंसिडेंट हुआ वो इसके बाद ही हुआ। पूरे लाइट हाउस की जितनी भी मशीनरी थी, चाहे आप बात लैंप की कर ले, फाउंटेन्स की कर ले, सब कुछ पूरी तरह से साफ था। तो अब हम आते हैं उस सबूत पर जो इस पूरी गुत्थी की सबसे बड़ी कड़ी है, वो है कीपर्स के ऑयल स्किन्स। ऑयल स्किन्स उसे बोलते हैं, मतलब जो एक भारी सा वाटरप्रूफ कोट्स होता है ना, जो समुद्री तूफान में पहने जाते हैं, उसे ही हम ऑयल स्किन्स बोलते हैं। जेम्स डुकट और थॉमस मार्शल के ऑयल स्किन्स और उनके समुद्री बूट्स अपनी जगह से गायब थे। इसका मतलब वो दोनों ये कपड़े पहनकर बाहर गए थे, लेकिन डोनाल्ड मैकआर्थर का ऑयल स्किन अभी भी अपनी हुक पर टंगा हुआ था। ये एक छोटा सा क्लू इस पूरी कहानी को बयां कर देता है। डुकट और मार्शल जो प्रॉपर्ली ड्रेस थे क्योंकि उनके कोट गायब थे, वो किसी काम से पहले ही बाहर मौजूद थे। मैकआर्थर नियम के मुताबिक लाइट हाउस के अंदर ड्यूटी पे था, मतलब उसे अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। मैकआर्थर ने खिड़की से देखा कि उसके दोनों साथियों पे कोई आफत आई है। उन्हें बचाने के लिए मैकआर्थर घबराते हुए अपने पोस्ट से भागा। वो इतनी जल्दी में था कि उसने अपना कोट पहनना भूल गया और फिर उसके साथ भी कुछ तो हुआ होगा। अब ये अनुमान लगाया जा रहा है, जरूरी नहीं है ऐसा ही हुआ हो। अब क्या ये अनुमान सही है, इसे जानने के लिए बाहर की चीजों पे भी छानबीन करी गई। जैसे सप्लाई का एक बॉक्स होता है जो समुद्र से 33 मीटर दूर एक दरार में रखा हुआ था। वो बॉक्स टूटा हुआ मिला और उसका सारा सामान बिखरा पड़ा था। देन मजबूत लोहे की रेलिंग्स मुड़ गई थी। पत्थर के पास बनी लोहे की रेलवे पटरी जो थी वो अपने कंक्रीट से उखड़ गई थी। एक पत्थर जिसका वजन 1 टन से ज्यादा था वो अपनी जगह से हिल गया था। चट्टान के बिल्कुल ऊपर समुद्र से 60 मीटर की ऊंचाई पर जमीन की घास मिट्टी 10 मीटर तक उखड़ गई थी। ये सबूत हैरान कर देने वाले हैं। इंसानी ताकत ये काम नहीं कर सकती। ये कोई मामूली तूफान भी नहीं था, ये एक मॉन्स्टरस वेव थी जिसे आज हम रोग वेव कहते हैं। तो पॉइंट यही है कि एक बड़ी सी वेव आई होगी जो कि 2 लोगों को ले गई, तीसरा जब उन्हें बचाने गया तो वो भी उसमें खिंच गया। तो सवाल यह है कि आखिर सरकारी रिपोर्ट बनी क्या? एनएलबी के सुपरिटेंडेंट रॉबर्ट मुअरहेड ने 8 जनवरी 1901 को अपनी ऑफिशियल रिपोर्ट पेश की और उनमें ये बातें लिखी थी। 15 दिसंबर से पहले आए किसी तूफान ने वेस्ट लैंडिंग पर रखे सप्लाई बॉक्स और सामान को नुकसान पहुंचाया था। 15 दिसंबर की दोपहर मौसम शायद थोड़ा ठीक लगा। ड्यूकेट और मार्शल उस 108 फीट नीचे लैंडिंग पर बचा हुआ सामान बांधने या बचाने गए, मतलब वो 33 मीटर का जो गड्ढा होता है उस पे। मैकआर्थर नियम के मुताबिक लाइट हाउस में ऊपर ऑन वॉच था। तभी अचानक एक एक्स्ट्रा लार्ज सी यानी एक रोग वेव आई। उसने 100 फीट से ज्यादा ऊंचा उठकर वेस्ट लैंडिंग पे हमला किया। उसी से वहां बहुत ज्यादा तबाही हुई, जैसे कि टूटी रेलिंग्स, 1 टन पत्थर का हिल जाना एंड ऑल दैट। इस एक लहर ने ड्यूकेट एंड मार्शल को तुरंत बहा दिया। मैकआर्थर ने यह हादसा लाइट हाउस से देखा। अपने साथियों को खतरे में देख वो घबराहट में उन्हें बचाने के लिए बाहर भागा, इतनी तेजी में कि उसने अपना कोट यानी कि ऑयल स्किन भी नहीं उठाया। इससे पहले वो कुछ कर पाता, उसी लहर के वापस जाते पानी ने या फिर एक दूसरी लहर ने उसे भी समंदर में खींच लिया। सो यस, दिस इज द ऑफिशियल रिपोर्ट। लेकिन यहाँ हम बात कर लेते हैं कि कई लोग इसको लेके किसी तरह की कहानियां बनाते हैं, तो वो कहानियां क्या है? जैसे पहला कहानी तो यही है कि डोनाल्ड मैकआर्थर जो था वो गुस्सैल आदमी था, वही लड़ गया होगा बाकी 2 से, बाकी 2 को समाप्त कर दिया होगा और फिर खुद भाग गया होगा। लेकिन ये बात सही नहीं लगती, क्योंकि अगर डोनाल्ड मैकआर्थर ऐसा करता तो वो अपने ऑयल कोट को भी या ऑयल स्किन को भी हटा दिया होता। दिन के लोग ये भी कहते हैं कि बाद में 26 दिसंबर को जब लोग लाइट हाउस में गए थे तो वहां 3 प्रिपेयर्ड मील्स थी। ऐसा लग रहा था कोई रिचुअल हुआ हो जिसमें लोग अपने आप को समाप्त किए हों। लेकिन इस बात को भी झुठला दिया जाता है क्योंकि वहां सारे बर्तन साफ मिले थे। ऐसा कोई मील पड़ोस के नहीं रखा गया था। देन एक और थ्योरी बनती है कि वो लोग प्लान करके एस्केप कर गए थे कहीं, बट इट डजंट मेक सेंस क्योंकि इनमें से कई लोग परिवार वाले थे, उनके बच्चे थे, तो वो लोग क्यों भाग के जाएंगे और कहां जाएंगे? ऐसा तो है नहीं कि वो लोग स्पाइस थे। वैसे स्पाइस से एक और बात आती है कि फॉरेन स्पाइस उन्हें उठा के ले गए होंगे। अगेन ये बात सेंस नहीं बनाती क्योंकि इनसे फॉरेन स्पाइस को क्या ही इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, एक लाइट हाउस की इंफॉर्मेशन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। अब कई हॉरर लवर्स यहाँ सी मॉन्स्टर को घुसाते हैं कि सी के अंदर से कुछ एक मॉन्स्टर आया होगा जो कि डीप सी में रहता होगा और वो इन तीनों को ले गया। लेकिन हाँ, ये बातें भले सुनने में बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी लगती है, सुन के थोड़ा मिस्टीरियस फील आता है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि शायद उन तीनों की मौत एक बड़े लहर से हुई। फ्लैनन आइल्स का रहस्य आज 120 साल बाद भी इसलिए जिंदा नहीं है कि वो सुलझा नहीं, वो इसलिए जिंदा है क्योंकि झूठी कहानी इंसानी दिमाग को असली सच से ज्यादा पसंद आती है। सच ये है कि प्रकृति ने अचानक हमला किया और 3 लोग खत्म हो गए। ये सुनने में काफी बोरिंग लगता है, सुनने में कुछ मजा नहीं आता। लेकिन यही अगर मैं कुछ ड्रामेटिक आपको बताऊं कि कोई सी मॉन्स्टर था या फिर कुछ झगड़े की स्टोरी, तो वो सुनने में अच्छा लगता है। और इसी तरह से अगर आप रेडिट पे जाते हैं तो आपको इससे रिलेटेड ऐसी ही बहुत सारी थियरीज मिल जाएंगी जो कि पढ़ने
देखने में सुनने में अच्छी लगती है, अच्छी नहीं मतलब मिस्टीरियस लगती है, लेकिन सच्चाई यही है कि ये एक प्रकृति का हमला था। 1971 में इस लाइट हाउस को ऑटोमेट कर दिया गया। अब वहां कोई इंसान नहीं रहता। और जहां तक बात आइलैंड की है तो वो आइलैंड वैसा ही खामोश पथरीला आज भी है, जो इतिहास की सबसे मशहूर समुद्री कहानियों में से एक का चुपचाप गवाह बना खड़ा है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।